dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 51. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lectures, we will have a discussion on the energy level and electron probability. So आइए लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर का उन्वान है एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटीज. यहाँ पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, सो बी रिमेंबर कि वी आर कंसिडरिंग द हाइड्रोजन एटम्स. और हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. और हाइड्रोजन एटम्स के लिए हमने स्टडी किया पिछले लेक्चर्स में कि इसी एटम्स के लिए या इसी मतलब जो हमारे पास है हाइड्रोजन है, उसके लिए द एनर्जी लेवल डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. ठीक है. कि हाइड्रोजन्स के लिए जो एनर्जी लेवल है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे. ठीक है. और इसी के लिए हमने स्टडी किया हुआ है कि इन द ग्राउंड स्टेट एन एटम कैन नॉट एमिट रेडिएशंस. के अकॉर्डिंग टू बोहर जो मॉडल है, बोहर मॉडल के मुताबिक अगर एटम हमारे पास क्या है ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम जो है वो रेडिएशन एमिट नहीं कर सकता. ठीक है. इट कैन ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और गेन एनर्जी थ्रू इनएलास्टिक बम्बार्डेड बाय द पार्टिकल्स. हमने मतलब जो बोहर थ्योरी है उसमें हमने ये पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट में मतलब एटम जो है वो एनर्जी ऑब्जर्व या एमिट नहीं कर सकता. ये सिर्फ उस कंडीशंस के अंदर एनर्जी ऑब्जर्व या एमिट कर सकता है जब हम बाहर से किसी पार्टिकल को इसके साथ बम्बार्ड करते हैं, उसके साथ इसको टकराते हैं. और वो जो बम्बार्डमेंट है दैट शुड बी इनएलास्टिक. इनएलास्टिक बम्बार्डमेंट में या इनएलास्टिक कोलिजन के दौरान वो जो बाहर से पार्टिकल्स आती है वो अपनी कुछ एनर्जी जो है इसी पार्टिकल्स को वो ट्रांसफ़र करती है. और इसी मतलब इनएलास्टिक कोलिजन की वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्या करती है, वो अपना स्टेट चेंज करती है और उसी एनर्जी के साथ वो न्यू स्टेट में रहती है जब तक कि वो एनर्जी मतलब उसके अंदर वो मौजूद होती है. जब वो उस एनर्जी को एमिट करता है तो फिर वो वापस अपनी जो पहली वाली स्टेट है उसके अंदर वो फिर वापस आ जाता है. ठीक है. सो इसके लिए हम जो सिलेक्शन रूल्स है उसको कुछ यू अप्लाई करते हैं कि वी कैन यूज द वेव फंक्शंस टू कैलकुलेट द ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटीज फॉर द इलेक्ट्रॉन टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. ठीक है. कि वेव फंक्शन की कैलकुलेशंस जो हम करते हैं, ठीक है, वो हम इसी तरह करते हैं कि उसके लिए हम वेव फंक्शन को यूज़ करते हैं और उसी वेव फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम जो मतलब है जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ है इलेक्ट्रॉन की जो मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाती है वो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो इसके लिए हमें याद रखना होगा कि जो अलाउड ट्रांजिशंस है, अलाउड ट्रांजिशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व अब एमिटिंग फोटॉन टू चेंज स्टेट्स व्हेन डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1. अब हमारे पास कुछ अलाउड ट्रांजिशन है, कुछ फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं. हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और इस एनर्जी गेन के बाद इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस होती है. ठीक है. तो उसी के लिए जो अलाउड ट्रांजिशंस है, जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू +-1. और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस है मतलब अदर ट्रांजिशन पॉसिबल बट आकर विद मच स्मॉलर प्रोबेबिलिटीज व्हेन डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू +-1. ठीक है. और इसी फॉरबिडन ट्रांजिशन में हम कहते हैं कि डेल्टा एन शुड बी इक्वल टू एनीथिंग. ठीक है. और डेल्टा एल दैट शुड बी इक्वल टू +-1. ठीक है. एंड डेल्टा एम शुड बी इक्वल टू 0 और +-1. ठीक है. ये हमारे पास क्या है, दीज आर बेसिकली द सिलेक्शन रूल्स. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या होगी, we must use the wave functions to calculate the probability distribution of the electron. मतलब जो probability distribution functions है उसके लिए हम जो wave function है उसी को यूटिलाइज करेंगे और उसी बेस पे हम जो probability distributions है इलेक्ट्रॉन की उसी को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. so that will lead to the position of the electron. मतलब इसी से हमें ये अंदाज़ा होगा कि जो the position of the electron is spread over space and is not well defined. जब ये कैलकुलेशंस हम करेंगे वेव फंक्शन की मदद से या वेव फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए,
सो उससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो क्या है, इट इज स्प्रेड ओवर द स्पेस। ठीक है, कि वो एक स्पेस के अंदर स्प्रेड है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की मतलब वेव कैरेक्टरिस्टिक है और क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादातर हम वेव कैरेक्टरिस्टिक को यूटिलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है हम कहते हैं कि वो क्या है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो एक स्पेस पे क्या है, एक स्पेस पे मुअस्सर है या एक स्पेस पे वो स्प्रेड है। ठीक है, so that will lead us to some other functions। मतलब इसके लिए फिर हम क्या करेंगे मज़ीद, हम कहते हैं कि एक स्पेस के मतलब एक स्पेस पे ये स्प्रेड है, तो उसके लिए हम बाकी फंक्शन यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, वी मे यूज द रेडियल फंक्शंस, radial wave functions to calculate the radial probability distribution of the electrons। ठीक है, फिर उसी के साथ the probability of finding the electron in a differential volume element, uh, uh, d tau is equal to d phi is equal to size steric। ठीक है, as a function of radial angular and azimuthal angle। ठीक है, psi against r theta phi d ta। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, डिफरेंशियल वॉल्यूम के अंदर हम जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, so the differential volume element and spherical polar coordinate is equal to d ta, that is equal to r square sin theta dr d theta d phi। ठीक है, therefore when you put the values, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के अंदर आप वैल्यूज पुट करते हो, सो वी गेट दिस रिलेशन, ये रिलेशन हमारे पास आएगी। ठीक है, मतलब आप वैल्यूज पुट करते हैं, सो वैल्यू पुट करने के बाद वी गेट दिस रिलेशन। अब यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करते हैं, लिमिट्स 0 to पाई। ठीक है, फॉर द थीटा। ठीक है, थीटा के लिए हमारे पास जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम 0 to पाई, और जो पाई के लिए है, पाई के लिए हमारे पास लिमिट है 0 to 2 पाई। ठीक है, दैट इज फॉर द एंटायर स्पेस। सो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रेडियल डिपेंडेंस। अब हमारी जो इंटरेस्ट है वो क्या है, जिस तरह पिछले स्लाइड पर हमने बात की थी कि वो रेडियल डिपेंडेंस है। सो रेडियल डिपेंडेंस के लिए हमारे पास ये वाला पार्ट है, हम यूज करेंगे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियल फंक्शंस। ठीक है, square of the absolute of the radial function dr। ठीक है, so the radial probability density pr is equal to r square and absolute square of the radial function, and it depends only on n and l। ठीक है, कि ये हमारे पास डिपेंड करती है सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पे। ठीक है, सो जो हमारे पास रेडियल्स है और ठीक है, और ये हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शंस और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो रेडियल वेव फंक्शन एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लोएस्ट लाइंग स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर आप इसको मतलब देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये मुख्तलिफ रेडियल वेव फंक्शंस हैं। यहाँ पर देखें कि मतलब ये क्या है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ मतलब हमने इसको प्लॉट किया है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। ठीक है, सो रेडियल वेव फंक्शंस विल लुक लाइक दिस। हियर यू कैन सी दैट हाउ इट्स बीन चेंजिंग, कि ये कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड सिमिलरली यू कैन ऑब्जर्व द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी वो देख सकते हैं। हमने कहा था कि डिपेंड ऑन एन एंड एल वैल्यूज। ठीक है, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो हियर यू कैन सी देयर बिहेवियर्स, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, एंड रेडियल वेव फंक्शंस। So the probability density functions, the probability density for the hydrogen atom for three different electron states। यहाँ हमारे पास जो probability density है हाइड्रोजन एटम के लिए तीन मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन स्टेट के अंदर, it should be look like this। कि पहली जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है हाइड्रोजन एटम के लिए,
जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन स्टेट है उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इट विल लुक लाइक दिस। अब पहली जो हमारे पास जो स्टेट है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, दैट इज n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 एंड ml इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है फॉर हाइड्रोजन एटम इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है। सिमिलरली अगर स्टेट को हम चेंज कर दें, इलेक्ट्रॉन की स्टेट हम कहते हैं n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर 1 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। सो जो हाइड्रोजन एटम की होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी हाइड्रोजन एटम वो इस तरह होगी। ठीक है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है इट इज सच दैट n इज इक्वल टू 3, l is equal to 2 or ml is equal to 0, so then we will have the probability density for hydrogen atom like this. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.